is Professor of Psychology in Department of Humanities and Social Sciences at Indian Institute of Technology, Kanpur. She has been a professor since last 28 years. She has published widely and has contributed to the discipline, though research, teaching, PhD supervision, and academic administrations. She has been involved actively in administrative activities at IIT Kanpur. She has been the head of HSS department, chairperson of Women's Cell, and institute nominee to campus school at IITK, in addition to several other administrative appointments. Her initial academic interest was experimental cognitive psychology. She has worked on context effects in recognition, memory, and temporal aspect of prospective memory. She is also interested in social cognition, organizational cognition, and social representations. In the context of organizations, Professor Dixit has worked in military psychology. It is really very interesting. She has explored mental model and cognitive style in job performance in the armed force setup. She is interested in studying mental model in other domain, including mental model development in the teaching and learning context. She has also studied and published on cognitive aspect of authentic leadership in IT organizations, work-life balance among female IT professionals, as well as managerial effectiveness as it relates to decision making and cognition. In addition to above, she has studied the psychological outcome of chronic as well as life-threatening illness and social representations of aspect related to health and illness. She is using both quantitative and qualitative methods in her research. Her current research interest is narrative of experience. She has used narrative analysis in study experiences of cancer, cardiovascular disease, HIV, and caregiving of mental patients. ये मैम बहुत ही अच्छा लगा ये जान करके कि आपके बहुत सारा ऐसा वाइड काम है जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से रिलेटेड है. विमेंस सेल की आप चेयरमैन रही हैं, चेयरपर्सन रही हैं, और साथ ही बहुत सारा ऐसा कार्य किया है जो कि क्वालिटेटिव से भी रिलेटेड है. और आज का जो हमारा टॉपिक है नैरेटिव इंक्वायरी, मुझे लगता है कि आपसे अच्छा बहुत मुश्किल होगा कि हमें कोई और बता पाए. और बहुत समय से स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि हम इस पर आपका, खास तौर से आपका ये लेक्चर कराएं. लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा अनुभव विद्यार्थियों को आज इस मंच पे जरूर बताऊंगी. एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ के पास आउट है उसामा, जिन्होंने आपके अंदर रिसर्च की है. तो इसके लिए मैम हम लोग बहुत अपने को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं. रिसर्च अभी कर रहे हैं, राइट? बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम कर रहे हैं. तो ये हम लोग अक्सर बात में जब अपने डिपार्टमेंट में बात चलती है, कहीं हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, तो इस चीज को मैम बड़ा मेंशन करते हैं. तो हम लोग तो एक ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं. और दूसरा विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं कि मैंने अपना MA जब पास किया था तो 97 की बात है कि मैं IIT गई थी और मुझे कुछ पता नहीं था कि नेट की कैसे प्रिपरेशन की जाती है. और मैं अपने फादर के साथ मैम से मैं मिली थी और मैंने एक रिक्वेस्ट किया था कि मैम नेट के एग्जाम को कैसे क्रैक करते हैं, कैसे क्लियर करना होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था. और मैम ने मुझे बहुत ही अच्छे से बताया कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, आपका नेट निकल जाएगा. इट्स नॉट, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप परेशान हो, इतना मुश्किल नहीं है. और मुझे पहली बार ये पता लगा कि जो भी हमारे सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होती है, ऑथर इंडेक्सिंग होती है, वो कैसे हम लोग पीछे से देखते हैं. आज भी जब मैं पेपर पढ़ने पलटती हूँ तो मुझे तुरंत वो वाकया याद आता है. बात बहुत पुरानी है पर बहुत ही प्रभावशाली रही, एटलीस्ट मेरे जीवन में. तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि शिक्षक का जो रोल है वो हमारी लाइफ में शायद मैम को भी नहीं सोची होंगी कि मैं इतने लंबे समय तक मुझे वो चीज याद है आज भी.
जो टीचर है याद उसका दिलाए बताया तो हुआ मुझे याद आया, नहीं तो नहीं याद था। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो बात छोटी सी थी पर वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मैं जब भी कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढती थी तो मुझे बहुत इजीली और जल्दी मिल जाता था। तो मैं ये बात अपने विद्यार्थियों के मध्य आज शेयर करना चाह रही थी और फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैम आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि इस नैरेटिव इंक्वायरी विषय पर क्वालिटेटिव, जो कि हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का एक महत्वपूर्ण भाग है, आप अपना लेक्चर देने की कृपा करें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू आभा जी फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड नाइस टू बी हियर। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे गुड इवनिंग के मैसेज भेजे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोगों को काम आएगा और आपके सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उसको शायद कवर करेगा, कोशिश करूंगी मैं। मेरा नाम शिखा दीक्षित है, साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ मैं आईआईटी कानपुर में। 28 साल हो गया मुझे। और मैं शुरू करूं उसके पहले एक चीज बताऊं, आज सुबह से हमारा पावर कट डाउन था तो कुछ एडिटिंग मैं नहीं कर पाई। कुछ हो सकता है छोटी मोटी एरर्स पीपीटी में हो, रेफरेंसेस में हो, या शायद ना हो, लेकिन मुझे लास्ट मिनट वो काम करना था, नहीं कर पाई। और दूसरा एक चीज और कि अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है इस लेक्चर को तो ध्यान रखें ये लेक्चर खाली इसी ग्रुप के लिए है, जनरलाइज नहीं है, तो इसलिए यूट्यूब पे ना डालें कृपया। और बाकी तो जो भी जिस समय आपके दिमाग में प्रश्न आए उसको लिख लें प्लीज, जिससे हम अच्छे से डिस्कस कर सकें और आपके जो क्वेरीज हैं उनको ठीक से एड्रेस कर सकें। तो आज का विषय आज का विषय नैरेटिव्स के ऊपर है, नैरेटिव रिसर्च। और मैं प्रयास करूंगी हिंदी में ही बोलूं, या मिक्स्ड लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी जैसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन जी मैम, जी टर्मिनोलॉजीज जो है सारी इंग्लिश में ही है। मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं, ठीक है मैम। स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में या टेक्निकलिटीज जो है उनको ट्रांसलेट करने में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए कुछ चीजों को वैसे ही रखना आवश्यक है। और दूसरा है पीएचडी करेंगे आप लोग तो आपको जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ेगी, और बुक्स और रिसर्च पेपर्स इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। सो इट इज गुड कि जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ आप वाकिफ हों, उनको जाने अंग्रेजी में ही। तो यही सोच के मैंने टर्म्स को ट्रांसलेट नहीं किया है। और जो भी प्रश्न आपके दिमाग में जैसे ही आए वो फिर आप बीच में भी पूछ सकते हैं, अगर कोई ब्रीफ क्लैरिफिकेशन नहीं तो बाद में नोट करके फिर पूछिए। तो शुरू करें हम लोग। कैन आई शेयर माय? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. I don't know, share. Well, present now. हाँ वही मैं कर रही हूँ तो हाँ, और मेरा पीपीटी तो खुला हुआ है। सो शेयर नहीं हो रहा है ये। उद्धव प्लीज आप देखें ये शेयर क्यों नहीं हो पा रहा है। प्रेजेंट नाउ पे किया, एंटायर स्क्रीन पे किया, और फिर शेयर जो है एक्टिवेटेड नहीं है। ओके ओके
यस मैम, अभी शेयर हो रहा है। दिख रहा है? ओके। जी, मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है कि नहीं? ओपन तो है प्रेजेंटेशन। अब दिख रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। सो पैराडाइम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम, जो नैरेटिव रिसर्च या नैरेटिव इंक्वायरी के अनुरूप है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक HIV के कॉन्टेक्स्ट में जो रिसर्च में मैं इन्वॉल्व थी उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कशन से पहले थोड़ा सा इलनेस नैरेटिव्स के विषय में बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 20 सालों में, लगभग 15-20 सालों में बिल्कुल एक्सप्लोजन ऑफ रिसर्च हुआ है। बहुत सारा काम क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन कई बार लोग बहुत क्रिटिकल भी हैं। सो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कुछ रिसर्च पेपर्स देखती हूँ, स्पेशली हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, कि ये जो क्रिटिसिज्म है वो इसलिए भी है कि क्वालिटेटिव के नाम पे लोग कुछ भी कर लेते हैं, कि इंटरव्यू लिया और उसको डिस्क्राइब कर दिया, उसके जो कुछ जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो निकाल के और उसको एज एम्पिरिकल एविडेंस लिख दिया, एंड पीपल डू नॉट गो बियॉन्ड दैट डिस्क्रिप्शन। तो वो एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, दैट इज मोर लाइक जर्नलिस्टिक वर्क। ठीक है। सो एक तो वो बहुत क्रिटिसिज्म का कारण बनता है, और दूसरा एक डिबेट है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। आई एम श्योर आप सब अवेयर हैं इससे। तो बेसिकली ये डिबेट क्या है कि क्योंकि क्वांटिटेटिव पैराडाइम इतना प्रीडोमिनेंट रहा है कि स्पेशली साइकोलॉजी में, कि हम उसी में बिल्कुल, जैसे कि हम लोगों ने उसको आत्मसात कर लिया है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि क्वालिटेटिव में रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, टेक्निकलिटी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्वालिटेटिव में हैं, और हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च करना जो है एक तरह की क्रिएटिविटी के साथ करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसको बस प्रोसेस को स्ट्रक्चर कर दिया क्वांटिटेटिव के अनुसार, या जैसे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है और बस उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गए। एट एवरी स्टेप इन क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर की क्रिएटिविटी जो है या डीप थिंकिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें क्वालिटेटिव के, जो अप्लाई करता है नैरेटिव को भी, और ये ब्रॉडली क्वालिटेटिव रिसर्च को अप्लाई करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव इंटरप्रिटेशन। रिफ्लेक्सिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? रिफ्लेक्सिविटी है कि जो रिसर्चर है उसके अपनी अवेयरनेस और एक्नॉलेजमेंट, उसके जो भी प्रायर एक्सपीरियंसेस हैं, एटीट्यूड्स हैं, एथिक्स है, बिलीफ्स हैं, वो किस तरह से रिसर्च प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दैट एक्नॉलेजमेंट एंड दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड रिगर, एस्टैब्लिशिंग रिगर, क्योंकि ये एक मेजर क्रिटिसिज्म भी है कि क्वांटिटेटिव में रिगर है, क्वालिटेटिव में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वालिटेटिव को में भी रिगर एस्टैब्लिश किया जाता है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं, जो हम जब एग्जाम्पल लेंगे थोड़ा सा उसमें डिस्कशन करेंगे। देन मेनी पीपल से क्वालिटेटिव इज ओनली कोडिंग। डेटा आपने जनरेट किया, उसके बाद कुछ कोड्स लगाए और कुछ कैटेगरीज, और बस खत्म। बट दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो चाहे वो ग्राउंडेड थियरी हो, चाहे नैरेटिव एनालिसिस हो, चाहे फिनोमिनोलॉजी हो, चाहे डिस्कर्सिव अप्रोच हो, तो कोडिंग या इनिशियल डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही जो हम डीप अंडरस्टैंडिंग जो होती है या थिक डिस्क्रिप्शन डेटा का होता है, वहां तक जाना होता है। और अगर वहां तक सक्सेसफुली जाते हैं तभी वो
अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ मेयर डिस्क्रिप्शन, और वो करने से बचना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो क्वालिटेटिव रिसर्च का है वो सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज डायनामिज्म। सो जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, इट टेक्स प्लेस इन अ कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट जो है सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के या संदर्भ के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी सेंसिटिविटी के द्वारा ही उसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेटा की होती है। और ये भी इसकी अवेयरनेस भी जरूरी है कि डेटा जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एक फोटो खींच ली, स्टिल पिक्चर नहीं है। ये पूरा एक डायनामिक एस्पेक्ट है जो चलता ही रहता है, इसमें कंटिन्यूटी है, और इस डायनामिज्म को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सब कॉन्सेप्ट्स कुछ डिफिकल्ट हैं, बहुत रीडिंग भी चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल के द्वारा काफी कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम नैरेटिव्स पे आते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। लीबलिच इज वन ऑफ द मेजर रिसर्चर्स इन नैरेटिव मेथोडोलॉजी। उनके अनुसार नैरेटिव रिसर्च जो है सोशल साइंस में बहुत प्रोमिनेंट हुई है कुछ सालों में, और ये इम्पॉर्टेंट है अलग अलग डिसिप्लिन्स में। साइकोलॉजी में इसमें साइकोथेरेपी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, बहुत सारे डिसिप्लिन्स जो हैं सोशल साइंस के, वहाँ नैरेटिव मेथड यूज किया जाता है। और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा कि साइकोलॉजी में नैरेटिव रिसर्च बहुत पुरानी है, फ्रॉइड के टाइम से। फ्रॉइडियन साइकोलॉजी जो है पूरी केस स्टडी मेथड पे ही बेस्ड है। एंड केस स्टडी इज व्हाट, इट्स अगर एनआओ की स्टडी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि थोड़े से केसेस के बेसिस पे जो बहुत रिच और डाइवर्स थे उसके बेसिस पे पर्सनालिटी थ्योरी डेवलप की गई। सो दैट इज द डेप्थ ऑफ स्टोरी टेलिंग और नैरेटिव। ओके, वी विल हैव मोर टू से लेटर। इनफैक्ट नैरेटिव रिसर्च की जो प्रोमिनेंस बढ़ी है उसको कुनियन पैराडाइम में नैरेटिव रिवोल्यूशन भी कहते हैं। इनफैक्ट ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर, इसका नाम सुना होगा एटलीस्ट साइकोलॉजिस्ट ने, इन्होंने ये भी कहा कि नैरेटिव रिवोल्यूशन जो है इनफैक्ट इट इज लाइक एंड ऑफ पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम। ये पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम क्या है ये भी हम देखेंगे अभी। तो इसका मतलब है नैरेटिव्स पे जो रिसर्च होना इतना अधिक शुरू हुआ, ये एक तरह का रिसर्च में ही ट्रांजिशन था, मेथड के एरिया में ट्रांजिशन था। नैरेटिव्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स, जैसे कि पायलट स्टडी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशन में, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, सोशल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करने में, और इग्नोर्ड वॉइसेस जो माइनॉरिटी वॉइसेस हैं उनके डिपिक्शन, उनके एक्सपीरियंसेस को स्टडी करने में, और मेजर वर्ड जो हुआ है ट्रांजिशन को स्टडी करने में, लाइफ में चेंज जो होता है, जैसे चेंज टू मदरहुड, ट्रांजिशन टू मदरहुड, फादरहुड, या चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, इस तरह के बहुत सारे जीवन में ट्रांजिशंस होते हैं, उस पर काफी स्टडीज हुई हैं। इनफैक्ट रीसमैन की एक मेजर वेरी मच साइटेड वर्क ऑन ट्रांजिशन ड्यू टू डिवोर्स, लीबलिच का ड्यू टू इमिग्रेशन। तो काफी ज्यादा काम हो रहा है साइकोलॉजी में और दूसरे डिसिप्लिन्स में। सो क्वेश्चन है कि नैरेटिव्स ही क्यों? अच्छा, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन प्रॉपरली? Yes, ma'am. Okay. And read everything also? ठीक है। So why narratives? तो ये क्वेश्चन अगर हम पूछें तो मैं इसको स्लाइड शो में कर देती हूँ, शायद अब ज्यादा बेटर होगा, राइट?
जी मैम। Narratives are important because for human beings, storytelling or understanding by telling stories about life is a basic tendency. ये एक आधारभूत प्रक्रिया होती है और स्टोरी टेलिंग के द्वारा लाइफ का मीनिंग लोग बनाते हैं, तो मीनिंग कंस्ट्रक्शन जो है स्टोरीज के द्वारा। और जेरोम ब्रूनर के अनुसार meaning of experience is made through narrative mode. So narrative mode is a very important aspect in construction of meaning of life experiences. So जो basic premise या आधारभूत सिद्धांत यहाँ है कि life experience को अंडरस्टैंड करने के लिए उस एक्सपीरियंस का स्टोरीड फॉर्म बहुत आवश्यक है। और इस स्टोरीड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल होता है, जैसे एक के बाद एक इवेंट्स किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, और इस जुड़ाव में को समझने में पता चलता है कि ये एक्सपीरियंस में क्या कोहेरेंस है, क्या क्लैरिटी है, और इसकी कंटिन्यूटी जो है। ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि नैरेटिव एक स्टिल पिक्चर है, ये बहुत सारी पिक्चर्स कंटिन्यूअसली किस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं उसकी स्टडी है। और कोई भी दो नैरेटिव्स समान नहीं होते। सो यदि हम कहें कि हम स्टडी करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, तो अलग अलग लोगों से अगर हम बात करते हैं, अलग अलग स्त्रियों से बात करते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के विषय में बात करेंगे, लेकिन कोई भी दो स्टोरीज एक्सपीरियंस की समान नहीं होंगी। इसीलिए नैरेटिव के द्वारा जो डेटा हमें मिलता है बहुत रिच होता है, और एक ही नैरेटिव में कभी कभी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत यूनिक भी होती है इंफॉर्मेशन। तो कोई पूछ सकता है कि अगर सब कुछ बहुत यूनिक है तो हम कैसे जनरल थीम्स हम बना सकते हैं, तो वो एनालिसिस की बात है, उस सवाल पे भी हम विचार करेंगे। तो एनालिसिस जो है वो इट इज अबाउट कंटेंट ऑफ नैरेटिव, स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव, कई बार इमोशनल एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। अगर नैरेटिव जो है अगर हम उसको दोबारा सुने या ट्रांसक्राइब करने के बाद अगर देखें, तो कई बार लोग बात करते करते कहीं रुक जाते हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ कहते हैं, तो कहीं कहीं ये एक्सपीरियंस के बारे में और बताता है। जैसे अगर हम डीपर लेवल पे जाते हैं, सो मीनिंग जो है ना ह्यूमन एक्सपीरियंस का मल्टी लेयर्ड है, उसका एक संदर्भ है, एक कॉन्टेक्स्ट है, और उसी को हमें अनपैक करना होता है, उसी को समझना होता है एनालिसिस के द्वारा। तो एनालिसिस के द्वारा मोटिव्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, काफी चीजों के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग या संज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आइडेंटिटी